हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी MMUET की परीक्षा की तैयारी जोर शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज से हम MMUET के लिए बायोलॉजी की अपनी शानदार जर्नी शुरू कर रहे हैं और हमारी इस पहली क्लास का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत हमने इसी चैप्टर से क्यों की है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि MMUT के सिलेबस में यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हाई वेटेज वाला है। हर साल इस चैप्टर से सीधे प्रश्न RUSS में पूछे जाते हैं और इस साल MMUT में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि जिन बच्चों ने पहले कुछ नहीं पढ़ा उसे भी 100% समझ में आए। हम फूल की संरचना और नर तथा मादा जनन अंग को डिटेल से समझेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि टॉपिक में MMUT में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज कुछ नया और बेहतरीन सीखने के लिए? जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि आज की क्लास में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले हैं। पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा, बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा यह शानदार टॉपिक, बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, स्लग कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप पर रैंकर्स टेस्ट सीरीज टोटल कितने टेस्ट? 10 टेस्ट फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फुल सिलेबस 10 टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। आज का पहला प्रश्न है, परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल है, परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है। ऑप्शन है 8 केंद्र युक्त और 7 कोशिका वाली। ऑप्शन बी है 8 केंद्र युक्त और 7 कोशिका वाली। ऑप्शन सी है 7 केंद्र युक्त और 8 कोशिका वाली। ऑप्शन डी है 7 केंद्र युक्त और 7 कोशिका वाली। इसमें से बताओ साथियों, परिपक्वता पर एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म भ्रूण थैली होती है, वो कितने केंद्र युक्त और कोशिका वाली होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? 8 केंद्र युक्त और 7 कोशिका वाली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके सामने, कीड़े या हवा, केवल जलधाराएं, हवा और पानी। ऑप्शन डी है कीड़े और पानी। बताओ साथियों, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, कीड़े या हवा। ऑप्शन बी केवल जलधाराएं। ऑप्शन सी हवा और पानी। ऑप्शन डी कीड़े और पानी। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कीड़े या हवा। क्यों होगा? जलकुंभी और जल लिली जलीय पौधे होते हैं, लेकिन इनके फूल पानी की सतह से ऊपर हवा में निकलते हैं, इसलिए इनमें परागण कीड़ों द्वारा होता है और पानी द्वारा नहीं। आ गया समझ में? कीड़े या हवा, इसका आंसर क्यों होगा? जलकुंभी और जल लिली जलीय पौधे होते हैं, लेकिन इनके फूल पानी की सतह से ऊपर हवा में निकलते हैं, इसलिए इनमें परागण कीड़ों या हवा द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऑटोगेमी और गेडटोनोगेमी दोनों को रोका जाता है? निम्नलिखित में से किसमें ऑटोगेमी और
गेडटोनोगेमी दोनों को रोका जाता है। ऑप्शन गेहूं, पपीता, अरंडी और मक्का। इसका आंसर क्या होगा साथियों? निम्नलिखित में से किसमें ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी दोनों को रोका जाता है? बताओ। गेहूं में, पपीता में, अरंडी में और मक्का में। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पपीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कणों को तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है जिसका तापमान होता है -120 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री, -196 डिग्री और -160 डिग्री। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? पराग कणों को तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है जिसका तापमान क्या होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पराग कणों को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर सुरक्षित रखा जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? क्रायोप्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पराग को जीवाश्म के रूप में संरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पराग को जीवाश्म के रूप में संरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है? पोलन किट, सेल्यूलोसिक एंजाइम, तेल सामग्री, स्पोरोपोलेनिन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कौन पराग को जीवाश्म के रूप में संरक्षित करने में सहायक साबित हुआ? कौन हुआ था? स्पोरोपोलेनिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। परागकण के बाहरी आवरण किसका बना होता है? परागकण के बाहरी आवरण किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। परागकण का बाहरी आवरण किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। और यह क्या होता है? बहुत कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगास्पोर किसमें विकसित होता है? एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगास्पोर किसमें विकसित होता है? एंडोस्पर्म में, भ्रूणकोश में, भ्रूण में और बीजांड में। बताओ साथियों, एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगास्पोर किसमें विकसित होता है? ऑप्शन है आपके सामने, एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश, भ्रूण और बीजांड। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? भ्रूणकोश। क्या होगा? एम्ब्रियोसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? एलेरोन कोशिका, सिनर्जिड सोल, जनन कोशिका और नाभिक भ्रूण। फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? बताओ साथियों, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? एलेरोन कोशिका की, सिनर्जिड सोल की, जनन कोशिका की या फिर नाभिक भ्रूण। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिनर्जिड सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म का बीजांड तकनीकी रूप से समतुल्य है। एंजियोस्पर्म का बीजांड तकनीकी रूप से समतुल्य है। ऑप्शन है मेगा स्पोटेगियम, ऑप्शन बी है मेगा स्पोरोहिल, ऑप्शन सी है मेगा स्पोर मदर सेल और ऑप्शन डी है मेगा स्पोर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म का बीजांड तकनीकी रूप से समतुल्य है। इसके समतुल्य है एंजियोस्पर्म का बीजांड तकनीकी रूप से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या मेगा स्पोटेगियम। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बनिक पदार्थ जो पर्यावरणीय चरम स्थितियों का सामना कर सकता है और किसी भी एंजाइम द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, वह क्या है?
क्वेश्चन दोबारा समझो। एक कार्बनिक पदार्थ जो पर्यावरणीय चरम स्थितियों का सामना कर सकता है और किसी भी एंजाइम द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, वह है क्यूटिकल, स्पोरोपोलेनिन, लिग्निन और सेल्यूलोज। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? एक कार्बनिक पदार्थ जो पर्यावरणीय चरम स्थितियों का सामना कर सकता है और किसी भी एंजाइम द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? स्पोरोपोलेनिन। क्या होगा इसका आंसर? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? स्पोरोपोलेनिन प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक प्रतिरोधी पदार्थ है। आ गया समझ में? इसे कोई भी एंजाइम उच्च तापमान या एसिड नष्ट नहीं कर सकता। स्पोरोपोलेनिन को कोई भी एसिड या तापमान नष्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागण किसमें आम है? बताओ, वायु परागण किसमें आम है? फलियां, लिली, घास और आर्किड। बताओ साथियों, वायु परागण किसमें आम है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? घास। घास में फूल छोटे होते हैं और परागकण बहुत हल्के और चिपचिपाहट रहित होते हैं, इसलिए हवा में उड़कर परागकण इनके लिए सबसे आसान और आम है। घास में फूल छोटे होते हैं और परागकण बहुत हल्के और चिपचिपाहट रहित होते हैं, इसमें हवा में उड़कर, मतलब वायु परागण, घास की बात कर रहे हैं अपन, हवा में उड़कर परागकण इनके लिए सबसे आसान और आम बात है। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। पराग कणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है जेनोगेमी, हितोनोगेमी, कार्योगेमी, ऑटोगेमी। बताओ साथियों, पराग कणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हितोनोगेमी। क्यों होगा? जब परागकण एक ही पौधे के एक फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाते हैं तो इसे हितोनोगेमी कहते हैं। यह काम क्रॉस परागकण जैसा करता है, लेकिन जेनेटिक रूप से यह स्वपरागण ही है। क्या है? जेनेटिक रूप से क्या है? स्वपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की संरचना में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित है? निम्नलिखित में से किस पौधे की संरचना में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित है? बीजांड कोश और प्रतिमुख कोशिकाएं। ऑप्शन बी है अंडा केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन सी है मेगा स्पोर मात्र कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं। ऑप्शन डी है अंडा कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? किस पौधे की संरचना में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? बताओ, किस पौधों की संरचना में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? इसमें होती है अंडा कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भ्रूण कोश के अंदर मौजूद अंडा कोशिका और प्रतिमुख कोशिका दोनों अगुणित होती हैं क्योंकि ये मियोसिस के बाद बनती हैं। अगुणित क्यों होती है? मियोसिस के बाद बनती है। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंजियोस्पर्म में 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? एक एंजियोस्पर्म में 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? 75, 100, 25 और 50। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? एक एंजियोस्पर्म में 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कितने? 25। क्यों? इसका आंसर देखते हैं।
एक माइक्रोस्पोर मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से कितने परागकण बनते हैं? 4 परागकण। कितने बनते हैं? 4 परागकण। इसीलिए 100 परागकण भाग 4 कट किया 25। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन है एक पराग नली के 2 नर युग्मकों का 2 अलग अलग अंडों के साथ संलयन। ऑप्शन बी है एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रों के साथ संलयन। ऑप्शन सी है 2 नर युग्मकों का एक अंडे के साथ संलयन। ऑप्शन डी है युग्मनज और त्रिगुण संलयन। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? दोहरा निषेचन। पहले तो ये बताओ दोहरा निषेचन क्या होता है? पराग नली से निकले 2 नर युग्मकों में एक अंडे के साथ जुड़ता है और दूसरा ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ता है। इन दोनों को मिलाकर क्या होता है? दोहरा निषेचन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। आ गया समझ में? अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? युग्मनज और त्रिगुण संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनगेमी का अर्थ है युग्मकों का संलयन, कोशिका द्रव्य का संलयन, 2 समान बीजाणुओं का संलयन, 2 असमान बीजाणुओं का संलयन। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले बताओ सिनगेमी का अर्थ क्या है? क्या है? युग्मकों का संलयन। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, युग्मकों का संलयन। इसकी परिभाषा क्या होगी? कि नर और मादा युग्मकों के आपस में जुड़कर एक द्विगुणित जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिनगेमी। नर और मादा का युग्मकों के आपस में जुड़कर एक द्विगुणित जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल एनिसेक फलन है? कटहल, केला, बैंगन, सेब। बताओ साथियों, इन निम्न में से कौन सा फल एनिसेक फल है? कटहल है, केला है, बैंगन है और या सेब है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? केला। जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं और जिनमें बीज नहीं होते उन्हें एनिसेक फल कहते हैं। केला इसका सबसे सटीक उदाहरण है। आ गया समझ? केले में बीज थोड़ी ना होते हैं, बीज नहीं होते ना, ऐसा ही इसका राइट आंसर क्या होगा? केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर एल्ब्यूमिनस बीज किसमें उत्पन्न होता है? मक्का, अरंडी, गेहूं और मटर। बताओ साथियों, गैर एल्ब्यूमिन बीज किसमें उत्पन्न होता है? मक्का में, अरंडी में, गेहूं में और मटर में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म है। पेरिस्पर्म क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्पर्म है। सबसे पहले बताऊं पेरिस्पर्म क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? कुछ बीजों जैसे काली मिर्च और चुकंदर में बीजांडकाय पूरी तरह से खत्म नहीं होता और उसका कुछ हिस्सा बीज में बच जाता है। इसे बचे हुए हिस्से को पेरिस्पर्म कहा जाता है। आई बात समझ में? कुछ बीजों में जैसे काली मिर्च और चुकंदर में बीजांडकाय पूरी तरह खत्म नहीं होता और उसका कुछ हिस्सा बीज में बच जाता है, बीज बन जाता है। तो इस बचे हुए हिस्से को क्या कहते हैं?
पेरिस्पर्म कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में निषेचन के बिना बीज निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती है? दैहिक संकरण, एपोमिक्सिस, बीजाणु निर्माण। ऑप्शन डी है कलिकायन। क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्पीय पौधों में निषेचन के बिना बीज निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती है। क्या होगा इसका आंसर? एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस होता क्या है ये बताऊं आपको। एपोमिक्सिस क्या होता है कि बिना निषेचन के सीधे बीज बनने की प्रक्रिया, बिना निषेचन के सीधे बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? बिना निषेचन के सीधे बीज बनने की प्रक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं। यह एक अलैंगिक प्रजनन है जो कि लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। क्या है एपोमिक्सिस? अलैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन की क्या करता है? नकल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? टमाटर में, आलू में, खट्टे फल में, हल्दी में। बताओ साथियों, बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, टमाटर, आलू, खट्टे फल और हल्दी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खट्टे फल में। बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? खट्टे फल में। आया समझ में? इसमें खट्टे फल में। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बात आती है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? क्या है बहुभ्रूणता? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। जब एक ही बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह किसमें देखने को मिलता है? नींबू में, संतरे में, आम में, इनमें सब में, खट्टे फलों में। आया समझ? खट्टे फलों में बहुभ्रूणता मिलता है। नेक्स्ट आज के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट हम चैप्टर के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना। ऐसे ही क्वेश्चन RUHS में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन MMUT में पूछे जाएंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और इस सेलेक्ट किए गए इंस्टीट्यूट पे आपको सेलेक्ट करके ही भेजेंगे, ये हमारा वादा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।